सुनिए सुनिए, रेडियो मधुबन पर आपका स्वागत है। मराठी रंगमंच की जानी मानी लेखिका और अभिनेत्री गौरी रत्न पारखी के साथ एक खास मुलाकात। आरजे रमेश के साथ उन्होंने मराठी रंगमंच को अनेक यादगार नाटक दिए हैं। विशेष रूप से आपके लिए हम गौरी रत्न पारखी का एक खास इंटरव्यू प्रसारित कर रहे हैं। उनके लेखन, अभिनय के सफर और मराठी रंगमंच पर उनके योगदान के बारे में जानने के लिए इस इंटरव्यू को जरूर सुनें। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन आया आपके आंगन, आया खुशियों की बहार, खिला मन का गुलशन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। नहीं होंगे तो अभी हो जाएंगे। आप जो है गौरी रत्न पारखी जी का आवाज़ सुनकर। आप विशेष राइटर हैं, एक्टर हैं और बहुत सारे मराठी जो नाटक है, बहुत सारे नाटक आपने लिखे हैं। और लिखने का क्रम जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि कार्य करते हुए लिखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री में अगर आपके पास ब्रेड एंड बटर के लिए एक जो है ज़रिया होना चाहिए, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में आप वीकेंड पे या फिर छुट्टी लेकर 10 दिन का आप उस पर आजमा सकते हैं और आपको लगा कि आप एक्सेल कर सकते हैं तो जंप करिएगा, लेकिन एकदम से जंप करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बातें मुझे गौरी जी से सीखने को मिला। तो आप सभी की तरफ से गौरी रत्न पारखी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, विशेष मुलाकात में। धन्यवाद बहुत बहुत। और सभी सुनने वाले भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जी जी। और आशा है कि हमारी ये छोटी सी मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि इतिहास में विशेष आपने पढ़ाई किया, हाँ, और फिर बिजनेस मैनेजमेंट भी आपने सीखा है, तो इतिहास जब आप पढ़ रहे थे उस समय आपको लगा कि मैं लिख सकती हूँ या पहले से लिखते हैं? छोटा मोटा मैं पहले से लिखती थी। मेरे अच्छा। मम्मी और पापा दोनों ही राइटर थे। मम्मी मराठी में लिखती थी और पापा इंग्लिश में लिखते थे। तो लिखने के जो जर्म बोल सकते वो वैसे बचपन में ही थे। और जब नागपुर आकाशवाणी में काम कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डायरेक्ट किए, एज ए अनाउंसर भी काम किया। तो वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना, या अगर कभी बनी बनाई स्क्रिप्ट भी आई तो इम्प्रोवाइज करना, या कभी जैसे जो लोग हैं सामने उनके हिसाब से मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें अपने आप आती गई। बिल्कुल। उसके बाद में जब कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, वो सब उस समय भी मैं काफ़ी पत्र पत्रिकाओं के लिए, जैसे नागपुर में नागपुर पत्रिका है, तरुण भारत है, सो उसमें भी मैं लिखती थी। और विद्यार्थिनी प्रतिनिधि थी। सो उस तरह मेरा धीरे धीरे लिखना जो था वो चल ही रहा था, पर ऐसे फुल टाइम का सोचा नहीं था। लेकिन जैसे जब बचपन से ही नाटकों में काम कर रही थी, या जो दूरदर्शन, नागपुर दूरदर्शन के जो प्रोग्राम थे, किल बिल और काफ़ी कुछ, उसमें भी कर रही थी। बिल्कुल। सो उसके बाद जब काफ़ी सारे नाटक मैंने खुद किए, तो नाटक इस विषय पे थोड़ी सी पकड़ मजबूत हुई कि, और ऐसे लगने लगा कि मैं कुछ लिख सकती हूँ करके। अभी इतने जो सब मैंने किए हैं, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। फिर एक के बाद जैसे किसी ने कोई सब्जेक्ट सुझाया, या जो मुझे, जैसे श्री कृष्ण पे मुझे खुद ही लिखना था। अच्छा। तो 1.5 साल मैंने उसके लिए दिया पूरा, उससे अच्छे से पढ़ाई की, और संगीत श्री कृष्ण अष्टभार्या करके उसकी 8 वाइफ्स पे नाटक लिखा। क्या बात है। सो ऐसे 4 नाटक अभी मेरे पिछले साल प्रकाशित हुए हैं, और उसको 10 स्टेट लेवल अवार्ड्स अभी तक मिले हैं इस साल के। बहुत बढ़िया। चलिए, गौरी रत्न पारखी जी को आपने सुना किस तरह से उनकी जो
राइटिंग जो है कैसे शुरू हुआ वो आपने देखा, और माता पिता दोनों ही इस लाइन में थे, तो उनको जैसे कि भगवान की तरफ से पहले से ही वो इनबिल्ड जो है चीज़ें मिल गई हैं। और कई बार लिखने के लिए अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो बड़ा लंबा टाइम भी लगता है कि कैसे लिखे, क्या करें, और बचपन से वो चीज़ें आपने देखते हुए सीखा, तो अच्छी बात है कि ये एक बहुत ही सुंदर जो है आपको कला पहले से मिल गई है। अच्छा, एक जो है कुछ मराठी जब नाटक लिखते हैं उसमें एक जो नाम आता है तरुण तर्क म्हातारे अर्क, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये टाइटल वगैरह कैसे? जी, ये तरुण तुर्क म्हातारे अर्क का ये मधुकर तोरडमल जी का लिखित विनोदी नाटक है, जिसमें हाँ। मैंने काम किया है, काफी सारे प्रयोग किए हैं उसके। सकाळ की तरफ से हमारा जो सकाळ न्यूज़पेपर है पुणे में, उसकी तरफ से हमारा स्पेशल इंटरव्यूज और सेशंस भी हुए हैं उसके। ये बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत पॉपुलर हुआ है, और अभी तक इसके मतलब हजारों प्रयोग हो चुके हैं, जो बहुत पुराने एक्टर से उनसे लेके, मतलब मधुकर तोरडमल जी ने भी उसमें एक व्यक्ति रेखा निभाई थी, और उसके अभी तक भी प्रयोग जारी है। और अच्छी तरह से अभी भी जब भी प्रयोग लगता है तो लोग टूट पड़ते हैं और हाउसफुल ही जाता है। तो इसमें मेन जो मैसेज है वो किस तरह का है, क्योंकि वो ऐसे वो पूरा लाइन ही मैसेज है लेकिन नहीं, और उसमें कैसे है कि जैसे दिखाया गया है हॉस्टल रूम, और जैसे उस समय के जो तरुणाई थी या जो यूथ था वो कैसे था, उनका रहन सहन, खान पान, या फिर आचार विचार, बोलना चालना कैसे रहता था। लेकिन जो एक उद्योगपति रहते हैं जो अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, फिर भी कुछ पाने के लिए उन लोगों के बीच आके रहते हैं और कैसे उनको चेंज करते हैं, जी। ऐसी पूरी स्टोरी। और बहुत मतलब कॉमेडी ढंग से इसको लिया गया है, तो हास्य के फव्वारे छूटते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि तरुण तुर्क म्हातारे अर्क का मतलब कि जो जवान है वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो बूढ़े हैं वो जवान हो चुके हैं, इसका बिल्कुल मतलब सीधा सीधा अर्क मतलब जो जैसे बूढ़ों के जीवन का जो अनुभव है, उनका जो सार है, वो तरुणाई पे हमेशा भारी पड़ता है, ये उसका सार है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें कई बार हम लोग देखते हैं कि आलस्य जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो हमारे अंदर अगर तरुण में प्रवेश कर गया तो फिर तरुण होते हुए भी हम लोग मातारे ही लगेंगे, यानी बुजुर्ग ही लगेंगे। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा हेल्दी वेल्दी और स्फूर्ति रहना है, ताकि हम जो है अपने समय के साथ साथ चीज़ों को करना चाहिए। समय के बाद अगर आप करते हैं तो उसका वर्थ नहीं रहता, कम हो जाती उसकी कीमत, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और गौरी जी, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नाटक लिखते समय या हम लोग कुछ नया प्रयोग करते हैं, जैसे आपने कहा इसका बहुत सारे प्रयोग किया है, तो इसमें जब आपने पहली बार एक्टिंग के जो फील्ड है उसमें एंट्री किया, जो काम किया एक्टिंग में लिखने के बाद, तो एक्टिंग और लिखने में वो वहाँ पर जो सीक्वेंस है आपने बेंड कैसे किया, वो थोड़ा सा बताएं। एक्टिंग की शुरुआत वैसे तो मैं बचपन में वो नाट्य शिविर जो होते हैं वो महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, हर जगह होते हैं, कल्चरल काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। जी। सो वो मैं बचपन से ही कर रही थी, और जैसे 10वीं हुई तो मुझे पहला कोई स्पर्धा के लिए नाटक मैंने किया, और पहले ही इसमें मुझे प्राइज़ मिला। अच्छा। सो वो करते करते वहाँ से फिर शुरुआत हुई, फिर मुंबई में, पूना में, काफ़ी जगह पे काफ़ी प्रयोग करने के बाद एक अपने आप वो जो मीडिया है जहाँ पे हम काम करते हैं उसकी अपने आप एक पकड़ बन जाती है, समझ में आता है कि लोगों को क्या पसंद आता है, क्या नहीं, क्या लिखना चाहिए, किस चीज़ की कमी है, या अभी क्या चल रहा है। वो सब करते करते जब हम लोग सोचते हैं कि अरे मुझे ये रोल करना चाहिए या इस विषय पे कोई नाटक होना चाहिए, तो फिर उस समय वो ऐसी उर्मी मन में जागती है कि चलो मैं कुछ लिखूं जो मैं करना चाहती हूँ, या फिर ऐसा कुछ जो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है या लोगों को चाहिए, उस तरह का मैं कुछ लिखूं। तो ऐसे करते करते फिर वो एक एक सब्जेक्ट आ गया दिमाग में, और फिर लिखना शुरू किया। और जैसे एक कंप्लीट हुआ नाटक, लोगों ने पढ़ा, अच्छा लगा, तो फिर एक के बाद एक लिखती गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये शुरू हुआ सिलसिला लिखने का और फिर एक्टिंग का। और निश्चित तौर पे एक्टिंग भी हम लोग अगर पहले से उसको एक शिविर के माध्यम से आपने बोला, तो ये बहुत ही अच्छा स्किल है जहाँ पर आप एक शिविर में जाकर सीखते हैं और फिर चीज़ें देखते रहते हैं, उसी संगत में रहते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं।
तो गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा कंटिन्यू अपने आर्ट को बना के रखना है, ये हमें समझ में आता है। और जैसे लिखने की बात करें तो आपका एक जो है आठवन नाम का लेख है आपका, हाँ। उसके बारे में बताइए, वो कब और किस विषय को लेकर लिखा आपने? आठवन मेरे ससुर जी का जब देहांत हुआ था, तो अच्छा, उनके अच्छा, ऊपर उनके मैंने, स्मरण में हाँ, वो उनके चीज़ें स्मरण बनी। में अच्छा, मैंने अच्छा। वो चीज़ लिखी थी। जी, जी, जी। और वैसे ही एक जरा विसाऊ या वर्णावर करके एक लेख मैंने शुरुआती दौर में लिखा था। तो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, मतलब लड़की और उसका हस्बैंड दोनों ही। तो उस फ्रेंड के हस्बैंड ने अचानक से सुसाइड कर लिया। बहुत अच्छी पोस्ट पे आईटी में जॉब करने वाला, बहुत ऊंची पोस्ट वाला अरे आदमी। बाप रे। तो ऐसे किसी को एकदम से क्यों लगता है कि जिसके पास सब कुछ है, इतना अच्छा करियर है, थ्रू आउट मेरिट में आया हुआ स्टूडेंट, पैसा है, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसकी कमी हो। ऐसा क्यों किसी को लगता है? उसके ऊपर मैंने वो पूरा 2 पेज का बहुत बड़ा लेख लिखा था कि कहीं किसी जगह हम लोगों को रुक कर ये देखना चाहिए कि क्या मैं सही राह पे हूँ, या मुझे जो चाहिए क्या मैं उसको मैंने पा लिया है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जो मुझे बॉदर कर रही है, या कभी कभी ये भी नहीं समझता कि दौड़ते वक्त कहाँ रुकना चाहिए। जी, जी। उस हिसाब से वो मैंने लेख लिखा था और वो काफ़ी पसंद किया गया था। और पूना में मैंने वो लिखा था, पर नागपुर तक पहुंच गया था और नागपुर से भी मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे उसके विषय में। बिल्कुल। अच्छा, चलिए मैं चाहूँगा कि कुछ जैसे कि मराठी, हिंदी गीत भी है बहुत सारे, तो आपका पसंदीदा कोई एक गीत, हिंदी, बॉलीवुड हो या मराठी का, वो थोड़ा-सा हमें बताइए या गुनगुनाइए एक लाइन, और वो क्यों पसंद आता है, उसके पीछे का रहस्य, आप क्यों उसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो बताइए। हिंदी, मराठी वैसे तो बहुत सारे गीत है। जैसे एक सांद मातला करके है मराठी का गीत जी। उसके बाद ये भी है। हिंदी में अगर देखा जाए तो रॉकी फिल्म का एक गाना है, क्या यही प्यार है, मुझे वो भी बहुत पसंद आता है। मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, उसके सिस्टर से मैंने पहली बार वो गाना सुना था और उसके बाद मैंने उसके रिकॉर्ड वगैरह खोज के, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी पहले का गाना है ये। जी, 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 बिल्कुल। तो मुझे वो भी काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद मराठी भी काफ़ी है, सावर रे करके एक गीत है, वो भी काफ़ी पसंद आता है। बीच में मराठी फिल्मों से मेलोडी थोड़ी सी दूर हो गई थी, पर अभी ये दौर में फिर से काफ़ी अच्छे अच्छे गीत बनने शुरू हो गए हैं। एंड इवन हिंदी में, मतलब जब हम लोग जस्ट स्कूल पास आउट कर गए थे 90s में, उस समय तो वो पूरा अनुराधा पौडवाल जी और सोनू निगम जी और काफ़ी इन लोगों का पूरा दौर चला था। और ये क़यामत से क़यामत तक से लेके मैंने प्यार किया से लेके फिर आशिकी, ये सब जो फिल्म के सॉन्ग्स थे वो काफ़ी मेलोडियस थे। मतलब बीच में जो 70s या 80s में थोड़ा सा मेलोडी से थोड़ा हट गए थे, वो फिर से शुरू हो गए। तो वो तो सारे ही गाने पसंद है। चलिए गौरी जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि आपको ये गाने पसंद है, इस तरह की चीज़ें। तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं क्या यही प्यार है, आपके लिए खास। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है।
पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है। कैसे भूलूंगी तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ 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 यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना है, क्या यही प्यार है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा, जिस तरह से गौरी जी को ये गाना बहुत पसंद था और अभी भी उनको पसंद है। और 70s के बाद वाला जो है एक वापस से नया टाइम आया था जहाँ पर रोमांटिक गाने बहुत पॉपुलर हुए, क़यामत से क़यामत तक इस तरह के जो गाने हैं। और इसके साथ में
गाने फिर स्टोरीज हर समय जो है हर 5 साल में 6 साल में एक बदलाव आता है फिल्म इंडस्ट्री में, और कभी कभी एक ट्रेंड चलता है कि लव स्टोरीज आ गए तो सारी लव स्टोरी रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर कभी क्राइम स्टोरीज आ गए तो क्राइम के भी सारे रिलीज़ हो जाते हैं, या फिर मोटिवेशनल हो तो मोटिवेशनल सारी चीज़ें निकल के आती हैं, या रियल स्टोरीज़ भी फिल्मों में आने लगी, जैसे आपने बाग मिल्खा भाग, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेंड के साथ फिर जुड़ जाती हैं, फिर इतिहास में उसको जो है फिर से याद कराने की कोशिश की जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अब फिर से मैं गौरी जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। आपने लिखने के साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ सूत्र संचालन भी किया है, होस्टिंग भी किया है प्रोग्राम्स के, तो ये कहाँ और कैसे, इसके बारे में बताइए। कॉलेज में जैसे बहुत, शायद मैं सेकंड ईयर में होंगी, तब हम लोगों ने एक नाटक बिठाया था। उस समय मुझे डायरेक्शन करने का मौका मिला था, मतलब जो डायरेक्टर थे वो मैं उसमें काम भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ही मुझसे बहुत अच्छा डायरेक्शन कर रही हो, तुम ही इसको संभालो। तो वो मैं डायरेक्शन से उतर गई उसी इसमें, और उसके बाद वहीं कॉलेज में ही फिर एक एक करके जैसे वो जिम्मेदारी मुझे देते गए कि नहीं इस प्रोग्राम का सूत्र संचालन करो, उस प्रोग्राम का करो, ऐसे करते करते कॉलेज से वो स्टार्ट हो गया। बचपन में भी जब हम लोग ऐसे घर में खेलते थे या ऐसे कुछ करते थे, तो जो इस तरह की कोई चीज़ होती थी तो मैं उसको मतलब मुझे पसंद होता था कि नहीं चलो मैं कुछ बोलूँ या मैं कुछ करूँ या मैं इसको किसी तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट करूँ। तो उसके बाद कॉलेज के बाद फिर कुछ यूथ के प्रोग्राम्स, फिर आकाशवाणी में भी काफ़ी किए, तो बोलने की आदत हो गई कि नहीं मैं बोल सकती हूँ किसी भी विषय पे, कोई भी अगर मुझे कोई तैयारी नहीं है तो भी मैं उस चीज़ को मैं अच्छे से निभा सकती हूँ। ये एक बार जैसे विश्वास आ गया, उसके बाद में धीरे धीरे फिर यूथ फेस्टिवल्स के किए, फिर कई सरकारी कार्यक्रमों का भी सूत्र संचालन किया, कुछ अंताक्षरी प्रोग्राम्स वगैरह, ऐसे काफ़ी चीज़ों का सूत्र संचालन किया। अच्छा, एक नाटक जो आपने लिखा है तेरा जादू चल गया, हाँ। वो मराठी है या हिंदी है या? नहीं, वो मराठी ही नाटक है। अच्छा, नाम उसको हिंदी नाम आपने उसका दिया। ये है क्योंकि उसमें जादू थोड़ा फिक्शन यूज किया है। अच्छा। सो वो एक हिंदी फिल्म का ही नाम है वो। अभिषेक बच्चन की एक पुरानी फिल्म है, उसका नाम है वो। अच्छा। तो जो मेरे कैरेक्टर्स है, और जो वो जो नाटक की वो जो स्क्रिप्ट है या जो प्लॉट है, उसमें जादू का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए फिर उसका नाम वो तेरा जादू चल गया। वो मुझे ऐसे, जो मराठी में एक वर्ड है चपखल, तो वो बिल्कुल ऐसे लगा कि ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बैठता है, उस हिसाब से उसका नाम मैंने वो रखा है। चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से आपके सारे मराठी जो टाइटल्स है उसको देखकर फिर ये हिंदी टाइटल बीच में आ जाता है, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने पूछा। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी से वगैरह जुड़ना हुआ हो या कुछ उनके बारे में जानते हो तो बताइए। जी, अभी मेरा इसी साल ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है। जी। बीच में एक भीमथड़ी साहित्य सम्मेलन था, जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट थी और काफ़ी प्राइजेस वगैरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी के लोग थे, वहाँ पे काफ़ी पास हम लोग पहली मुलाकात में ही आ गए। जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जैसे भगवान के लिए, शांति के लिए, और कहीं पे भी ऐसे बड़े जाओ या ऐसे नहीं लगा कि ये लोग, जैसे कई जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग जुड़ नहीं पाते उस चीज से, कनेक्ट नहीं हो पाते। सो अगर हम लोग जुड़ नहीं पाए ना, तो जो बोल रहा है सामने वाला, उस पर हम लोग ना वो समझते, हम लोग सिर्फ हाँ करते हैं, पर वो ये नहीं करते। पर जिस तरह से वो बात कर रहे थे, समझा रहे थे, तो ऐसे लगा कि ये जैसे हम जैसे ही लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। फिर राजेश भाई जी है, फिर जो वैशाली बहन है, उन लोगों ने काफ़ी फोर्स किया, मेरे घर पे भी आए 1-2 बार। फिर मैंने उनकी आर्ट और कल्चरल विंग का भी इनॉग्रेशन किया बालगंधर्व पुणे में। अरे वाह। सो उसके बाद में उन्होंने मुझे यहाँ का न्योता दिया कि किसी भी तरह आप माउंट आबू जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बोला, मैं भी बहुत कच्ची हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अलग अलग लोगों के विचार सुनने के लिए मिलेंगे, कैसे काम चलता है, कितने बड़ी तादाद में चलता है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो देख पा रही हूँ कि कितने सारे लोग जुड़े हैं, और कितने सारे लोगों का वहाँ पे काम है। मुझे अभी इन्होंने बताया कि 3000 लोग कम से कम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो सेवा रोज की दे रहे हैं, और ऐसे लाखों अनेक देशों में जुड़े हुए हैं।
मैं अभी ट्रेन से भी आ रही थी, तो मैंने बोला ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे 2 लोग मिल गए जिन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर वहाँ पे काम करती है, फुल टाइम वो है। एक ने बोला मेरे भैया करते हैं। तो मुझे पता नहीं था इतने सारे लोगों को ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पता है। सो मैं भी जब से मुझे पता चला है कि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और कितने सिंपल वे में, जैसे जो बिल्कुल लेमैन भी है, उसे जिसे कुछ नहीं समझता, जिसकी शायद ईश्वर में आस्था भी ना हो, वो भी उससे कनेक्ट कर पाए। सो इसलिए मुझे जहाँ तक भी, या मैं जहाँ तक किसी चीज़ का प्रचार कर सकती हूँ तो मैं अभी आजकल करने लगी हूँ। क्या बात। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको पसंद आती है वो क्या है? एक तो शिव और शंकर का जो वो समझाते हैं बहुत अच्छा है। फिर जो ध्यान धारणा के लिए बोलते हैं, बड़े ही 2 या 3 मिनट, हमारे आर्ट और कल्चरल विंग के समय भी उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए कीजिए, तो वो करके भी जो शांति का एहसास होता है अंदर से, बहुत बढ़िया होता है। जैसे मैंने बोला कि आदमी को आजकल का रूटीन बोलिए या लाइफ बोलिए, इतना ज़्यादा फास्ट है और लोग पैसों के पीछे, सिर्फ पैसों के ही नहीं बोलूँगी, काफ़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे भले स्टेटस हो या पैसे हो, पोजीशन हो, उस समय मन की शांति और ये पूरी तरह से खो देते हैं और वो समझ में नहीं आता कि हम लोगों को कहाँ रुकना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ हम लोग भले ही काफ़ी, हमारा ट्रेन में भी डिबेट हो रहा था, एक जो बोल रहे थे कि नहीं फिर सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे वैसे, तो हम लोग कुछ समय देकर यहाँ से थोड़ी बहुत भी जुड़े और थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर लिए ना, तो एक सामान्य आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और बीच में उसको जो एक पॉइंट चाहिए रुकने का, वो 100% मिलेगा यहाँ से। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़े भी समय आप इनके साथ बिताओ और कुछ भी सुनो ना, तो मन में बहुत शांति मिल जाती है एकदम से। चलिए गौरी रतन पारखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो बातें बताई वो भी सुनकर अच्छा लगा। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक लेखिका, एक एक्टर होने के नाते भी आध्यात्मिकता से उनका जो जुड़ाव है, लगाव है, वो दिखता है कि किस तरह से हम जो है आध्यात्मिकता से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर महसूस कर सकते हैं। एक मेडिटेशन का छोटा सा जो है अनुभव भी हमारे जीवन को बदल सकता है और बहुत ज़्यादा सुकून और शांति के पल हमें दे सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारी यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि जवानी जो होती है वो काम करने के लिए होती है। आप जो भी फील्ड आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको रुचि हो, उसमें आप ज़रूर काम कीजिए, पर एक पल के लिए रुककर सोचिए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और किस डायरेक्शन में मुझे जाना है और क्या मैं यहाँ पे खुश हूँ। वो चीज़ अगर आप बीच में आप एक स्टॉप लेते रहेंगे तो आप ज़रूर आपका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गौरी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपके जो अनुभव है वो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत काम आएगा। और गौरी शब्द के साथ गोड़ी भी जुड़ता है यानी मीठा, हिंदी में कहेंगे तो इसको मिठास कहते हैं। तो वो जो मिठास है वो हमारे जीवन में हमेशा रहती है जब हम लोग आत्मचिंतन में खो जाते हैं या ऐसे स्पिरिचुअल संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो हमारे जीवन को मिठास देता है, खुशी देता है। तो मैं चाहूँगा जिस तरह से गौरी जी अपने जीवन में लिख कर, एक्टिंग करके और संपर्क में आकर आप सभी को मिटास देने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे मिठास सब जगह फैले, कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत फिर से एक बार गौरी रतन पारखी जी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उनके आने वाले नाटकों को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, समझें उनका रहस्य क्या है और फिर लोगों को बताएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा
वैसा फल पाओगे।